ग्लोबल सॉल्यूशंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11वीं के वार्षिक परीक्षा के इतिहास प्रश्न पत्र का हल देखेंगे। यहाँ इस वीडियो में आज हम 3 अंक के प्रश्नों का समाधान करेंगे। आपके प्रश्न पत्र में 1 अंक और 2 अंक के जो प्रश्न थे पिछली वीडियो में उनका हल कर दिया गया है। आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम 3 नंबर के प्रश्नों का समाधान देखेंगे। प्रश्न दिया हुआ है या प्रश्न 11, मेसोपोटामिया के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए। विद्यार्थियों, प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी बोला जाएगा ताकि आप की वीडियो लंबी ना हो। आप इसका उत्तर नोट करने के लिए वीडियो को रोक कर उसका उत्तर नोट कर सकते हैं। मेसोपोटामिया के लोगों का आर्थिक जीवन संपन्न और सुखी था। यहाँ की भूमि उपजाऊ होने के कारण यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। यहाँ गेहूँ, जौ और मक्का प्रमुख रूप से उगाए जाते थे। मेसोपोटामिया के लोगों का दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। इनके पालतू पशुओं में गाय, बैल, भेड़ व बकरी आदि प्रमुख थे। यहाँ के लोग संभवतः घोड़े से परिचित नहीं थे। मेसोपोटामिया में उद्योग धंधे उन्नत अवस्था में थे। मेसोपोटामिया के लोग अनेक प्रकार की दस्तकारियाँ भी जानते थे। कपड़ा बुनना उनका प्रमुख उद्योग था। सोने, चांदी, तांबा, कांसा, शीशा आदि धातुओं की अनेक वस्तुएं मेसोपोटामिया के में बनाई जाती थी। यहाँ के लोग चाक की सहायता से सुंदर बर्तन भी बनाते थे। उद्योग धंधों के साथ साथ यहाँ के लोगों का व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। यहाँ के लोग विदेशों से भी व्यापार किया करते थे। उनका व्यापार पश्चिम में भूमध्य सागर व पूर्व में सिंधु नदी तक फैला हुआ था। यहाँ के लोग विदेशों से सोना, चांदी, तांबा तथा बहुमूल्य लकड़ियाँ आदि मंगाते थे और अनाज, आभूषण तथा वस्त्र आदि विदेशों को भेजते थे। प्रश्न पत्र में इस प्रश्न के अथवा में प्रश्न दिया है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में मुहर एक शहरी शिल्प कृति थी, समझाइए। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे विद्यार्थियों। मेसोपोटामिया में पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के अंत तक पत्थर की वलनाकार मोहर, जो बीच में आर पार छिदी होती थी, एक तीली लगाकर गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी। इस प्रकार उनसे लगातार चित्र बनता जाता था। वे अत्यंत कुशल कारीगरों द्वारा उकेरी जाती थी और कभी कभी उनमें ऐसे लेख होते थे जैसे मालिक का नाम, उसके इष्ट देव का नाम और उसकी पदीय स्थिति आदि। किसी कपड़े की गठरी या बर्तन के मुंह को चिकनी मिट्टी से लीप पोत कर उस पर वह मुहर घुमाई जाती थी, जिससे उसमें अंकित लिखावट मिट्टी की सतह पर छप जाती थी। इससे उस गठरी या बर्तन में रखी वस्तुओं को मोहर लगाकर सुरक्षित किया जा सकता था। जब इस मोहर को मिट्टी की बनी पट्टिका पर लिखे पत्र पर घुमाया जाता था तो वह मोहर उस पत्र की प्रामाणिकता की प्रतीक बन जाती थी। इस प्रकार मुद्रा सार्वजनिक जीवन में नगरवासी की भूमिका को दर्शाती थी। प्रश्न पत्र में अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, रोम में सीनेट की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी। रोम साम्राज्य में सीनेट की महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली भूमिका थी, जिसे हम निम्न बिंदुओं के आधार पर आसानी से समझ सकते हैं। पहला बिंदु लिखेंगे, रोमन साम्राज्य में सीनेट वह निकाय था जब रोम एक रिपब्लिक अथवा गणराज्य था। इसने सत्ता पर नियंत्रण रखा। दूसरा बिंदु लिखेंगे, सम्राट सीनेट के निर्णय का सम्मान करते थे। अगला लिखेंगे, सीनेट में समाज से संपन्न एवं शक्तिशाली वर्ग, कुलीन एवं अभिजात्य वर्ग शामिल थे। इसमें रोम के धनी परिवारों का आधिपत्य था। कुछ समय बाद इसमें इतावली मूल के जमींदारों को भी शामिल किया गया। इसमें 4 और 5 नंबर के भी बिंदु दिए हुए हैं। आपको ये 3 अंक का प्रश्न है, कोई भी 3 बिंदु लिख लेने हैं। विद्यार्थियों, इसी प्रश्न के अथवा में लिखा है, रोमन साम्राज्य में दासों की क्या स्थिति थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे विद्यार्थियों, प्राचीन रोमन साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी। इसके अनुसार रोम एवं यूनान की कुल जनसंख्या का एक बड़ा भाग दासों का था। युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों, कर्ज लेकर चुका न सकने वाले लोगों को दास बनाया जाता था। उनकी दशा समाज में अत्यंत ही चिंतनीय थी। इनसे मनमाना काम लिया जाता था, किंतु इसके बदले उन्हें न तो मेहनताना दिया जाता था, न ही भरपेट भोजन खिलाया जाता था। इसके अलावा न तो राज्य में इन्हें कोई कानूनी अधिकार थे और न ही राजनीतिक और सामाजिक अधिकार। दासों से कृषि, खदानों में सड़क निर्माण व कठोर शारीरिक परिश्रम वाले कार्य लिए जाने लगे थे। कारखानों और जहाज़ों पर इन्हें ही काम करना पड़ता था। कई बार तो केवल मनोरंजन के लिए जंगली पशुओं के सामने इन्हें डाल दिया जाता था। दास प्रथा की बहुलता के चलते रोमन व यूनानी समाज पर बहुत गहरा और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अब्बासी क्रांति से आपका क्या तात्पर्य है। विद्यार्थियों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए प्रश्न के उत्तर बड़ी तेज़ी से बोले जा रहे हैं। आप वीडियो को रोक कर या वीडियो की स्पीड को स्लो करके भी प्रश्नों के उत्तर आसानी से धीरे धीरे सुन सकते हैं। अब्बासी क्रांति।
मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण की सफलता के लिए उमैयद वंश को भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब्बासियों की क्रांति खुरासान के बहुत दूर स्थित क्षेत्र में प्रारंभ हुई। खुरासान में अरब सैनिक अधिकांशतः इराक से आए थे और वे सीरियाई लोगों के प्रभुत्व से नाराज थे। खुरासान के आम नागरिक उमैयाद शासन को इसलिए नापसंद करते थे कि उन्होंने करों में रियायतों और विशेषाधिकार देने के जो वायदे किए थे वे पूरे नहीं किए और उन्होंने अरब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया था। इसलिए वे इस शासन को उखाड़ फेंकने के लिए कोई भी त्याग करने को तैयार थे। अब्बासियों ने पैगंबर के चाचा अब्बास को अपना नेता बनाया और उनकी सेना का नेतृत्व एक ईरानी गुलाम अबू मुस्लिम ने किया, जिसने अंतिम उमैयद खलीफा को युद्ध में पराजित किया और अब्बासियों का शासन स्थापित किया। यही अब्बासी क्रांति कहलाती है। इसी प्रश्न के अथवा में प्रश्न लिखा है, अरब साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को समझाइए। अरबों की आर्थिक स्थिति काफ़ी उन्नत थी, जिसमें कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधों का अहम योगदान था। कृषि बहुसंख्यक जनता का व्यवसाय था। राज्य की आय का महत्वपूर्ण साधन भूमि से प्राप्त राजस्व था। राज्य की ओर से बांध, नहरों, कुओं के निर्माण के लिए सहायता दी जाती थी। व्यापारिक गतिविधियां भी उन्नत अवस्था में थी, जिसके पीछे भौगोलिक स्थिति की अहम भूमिका थी। लंबी दूरी का व्यापार जलमार्गों द्वारा होता था। इस समय चांदी और सोने के सिक्के निर्मित होने लगे थे। इस समय साख पत्र व हुंडियों का भी प्रचलन होने लगा था। अरब साम्राज्य में व्यापारिक साझेदारियों को भी प्रोत्साहन दिया जाने लगा था। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न 14, इतिहास की किताबों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को शामिल क्यों नहीं किया जाता है। विद्यार्थियों, इसका प्रश्न थोड़ा विस्तृत है कि इतिहास की किताबों में मूल निवासियों को स्थान न दिए जाने के कारण यहाँ हम 3 कारणों का उल्लेख करेंगे। पहला है कैप्टन कुक की हत्या। कैप्टन कुक ने 1770 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। कुछ इतिहासकार कैप्टन कुक के समय से ही इतिहास की शुरुआत मानते हैं, लेकिन कई विद्वानों ने इसकी भर्त्सना की। कैप्टन कुक जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे उस समय वहां के मूल निवासियों से उनके मधुर संबंध हो गए थे, किंतु हवाई द्वीप में कैप्टन कुक की हत्या कर दी गई। तभी से मूल निवासियों से उनके संबंध कटु हो गए। उन्होंने वहाँ के मूल निवासियों के विषय में चिढ़कर कोई भी जानकारी नहीं दी। इसी कारण वहाँ के मूल निवासियों को इतिहास की पुस्तकों में स्थान नहीं दिया गया। अगला बिंदु है ब्रिटेन द्वारा ऑस्ट्रेलिया में अपराधियों को बसाना। ब्रिटेन की जेलों में जो अपराधी बंद थे उनको ऑस्ट्रेलिया में बसाने का प्रयास अंग्रेजों ने किया। इसका वहाँ के मूल निवासियों ने विरोध किया। हिंसक झड़पें हुई, कई लोग मारे गए। जिन अपराधियों को ऑस्ट्रेलिया में बसाया गया उनमें अंग्रेजों और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी दोनों के प्रति घृणा का भाव था। उनकी इस घृणा के भाव की परिणति वहाँ के मूल निवासियों पर अत्याचार बढ़ गए, जिसे कभी प्रकाश में लाने का प्रयास नहीं किया गया। अंग्रेज लोग कभी भी मूल निवासियों की वास्तविकता को लेखकों तथा अन्य लोगों को नहीं बताना चाहते थे। अगला बिंदु है तटीय क्षेत्र से मूल निवासियों को निकालना। ऑस्ट्रेलिया समुद्र के तटीय क्षेत्र में बसा हुआ है। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने तटीय क्षेत्र में अपने उपनिवेश स्थापित किए। वहाँ से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को भगाना प्रारंभ किया। इस कारण दोनों के बीच हिंसक संघर्ष हुए, जिसमें लगभग 90% मूल निवासी मारे गए। यूरोपीय लोगों ने इस कटुतापूर्ण परिणाम स्वरूप इस बारे में कुछ भी लिखना बंद कर दिया। मतलब उनके मन में द्वेष भाव था, कटुता थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने कुछ भी लिखना बंद कर दिया इस बारे में। इस कारण इतिहास की पुस्तकों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को शामिल नहीं किया जा सका। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में 3 अंक के सभी प्रश्नों का समावेश कर दिया गया है। जो प्रश्न अथवा में दिए हैं उनका भी उत्तर इसमें बता दिया गया है। जल्दी अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें 4 अंक और 5 अंक वाले प्रश्नों का समाधान रहेगा। तो विद्यार्थियों, अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं।